अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में बड़े बड़े फिल्मी सितारे जमीन पर दिखाई देते हैं। आपकी अदालत में आज हम एक ऐसे सितारे को पेश करेंगे जिसने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक काम किया। एक ऐसा सितारा जिसने 20 साल पहले राजनीति में एंटर किया था, जिस समय फिल्म के लोग राजनीति में एंटर करने से दूर रहते थे, और ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिस पार्टी के सिर्फ 2 एमपीज थे। इसके बाद वो पार्टी रूलिंग पार्टी बनी। ये फिल्मी सितारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला स्टार था जो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बना। ये सितारा एक बार फिर से चुनाव के मैदान में है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, प्लीज वेलकम शत्रुघ्न सिन्हा। तो आपकी अदालत में मुल्जिम भी है, जज भी और जनता भी। हम आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले मधुसूदन आनंद की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम शत्रुघ्न सिन्हा पर जनता की तरफ से इल्जाम लगाएं, उनसे सफाई मांगे, एक नजर डालेंगे उनके फिल्म और राजनीति के करियर पर। 40 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म साजन से अपना करियर शुरू करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा हिट हुए मेरे अपने के जैनू के किरदार में। श्याम, पिस्तौल मेरे पास भी है। बड़ी किस्मत है तेरी जो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ एक ऐसे खलनायक का जिसे स्क्रीन पर देखकर पब्लिक तालियां बजाती थी। रातों का राजा, प्रेम पुजारी, खिलौना, चेतना, गैम्बलर, दोराहा, रामपुर का लक्ष्मण, रास्ते का पत्थर सहित शत्रुघ्न सिन्हा की सफल फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। डायरेक्टर सुभाष घई की पहली फिल्म काली चरण ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक नई इमेज दी। आज नाग पंचमी है क्या? तेरे सांप को दूध क्यों पिला रहे हो? सुभाष घई के साथ शत्रुघ्न सिन्हा की दूसरी फिल्म विश्वनाथ भी जबरदस्त हिट हुई। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन के साथ काला पत्थर, दोस्ताना, नसीब और शान जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। जिस समय शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म करियर टॉप पर था, तब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। एनडीए सरकार में शत्रुघ्न सिन्हा कैबिनेट मिनिस्टर बने। इस चुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर शत्रुघ्न सिन्हा पटना से चुनाव के मैदान में हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम शत्रुघ्न सिन्हा पर। आपकी अदालत में शत्रुघ्न सिन्हा पर इल्जाम है कि ये बार बार अपना रंग बदलते हैं। शत्रु जी, हमने देखा कि कैसे आप खलनायक से नायक बने, नेता से अभिनेता बने, लेकिन आप पहले फिल्म स्टार हैं जिसने अपना माँ बाप का दिया हुआ अच्छा नाम बदल के शत्रु रख लिया। आपके दोस्त भी आपको कहते हैं शत्रु जी। दरअसल मेरा नाम है शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। जब मैं FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से बाहर आ रहा था एक्टर बनने के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि क्या करूं। मुंबई माया नगरी में कोई अपने दूर दराज का रिश्तेदार भी नहीं था, और नाम मुझे या लोगों को मेरा नाम थोड़ा कठिन लग रहा था, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। तो मैंने प्रसाद हटाया, SP सिन्हा रख दिया। 2-1 फिल्मों में मेरा नाम SP सिन्हा भी आया, लेकिन ऐसा लगा किसी टायर्ड या रिटायर्ड किसी मुनीम का नाम है या किसी ब्यूरोक्रेट का नाम है, तो मैंने वो भी चेंज किया, हटाया। अब लोगों ने कहा कि इसमें प्रसाद हटाओ, तो प्रसाद हटा दिया। अब शत्रुघ्न सिन्हा रखने पे ऐसा लगा कि ये भी बहुत टंग ट्विस्टर है, तो मैंने हल्का सा उसमें हेर फेर किया। शत्रुघ्न SHATRUGHNA के बदले हमने इतना ही किया कि SHATRUGHAN कर दिया, शत्रुघ्न सिन्हा। मैंने समझा कहानी यहीं ख़त्म होगी,
लेकिन दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग मेरा नाम किस तरह से भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हमारे पंजाबी दोस्त हैं, वो आज तक मुझे कहते हैं, कई पंजाबी दोस्त आज तक कहते हैं कि हाल है शत्रुगंज, जैसे पहाड़गंज, दरियागंज। हमारे बंगाली फ्रेंड्स हैं, वो कहेंगे कि रे शत्रुघ्नो, केमन आशीष, शत्रुघ्नो, डॉक्टर नो का भाई बना दिया। अभी हमारे गुजराती बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके परिवार में जाता हूँ तो उन्होंने फर्स्ट नेम भी चेंज कर दिया और सर नेम भी चेंज कर दिया। देखो जो हमारा मुख्य अतिथि अभी आया है, आप लोग जोर से ताली बजाना, हमारा अपना भाई आया है शत्रुघ्न सिन्हा। अबे शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा। हमारे अपने प्रांत के हमारे कुछ चाहने वाले हमारे मित्र, हमारे अपने बिहार के, जो बहुत प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो कहते हैं कि देखिए अब हमारा आ गया बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। हम तो शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा। कहता देखिए शत्रुघ्न सिन्हा। हमने कहा भैया ना हन हूँ ना धन हूँ, मैं शत्रुघ्न हूँ। उन्होंने कहा देखिए बिहारी बाबू, जो मज़ा हन में या धन में है वो घन में नहीं है। उसी तरह से आपको पता होगा सर कि मैं भी सिंधियों का सताया हूँ। मेरा मतलब मेरी शादी सिंधी परिवार में हुई। अब सिंधी परिवार में मेरी स्वर्गीय सासू माँ, तो मदर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी जब मेरे बारे को सुनती थी तो बोलती थी, अरे बाबा तुम इतना बड़ा एक्टर है, कैसा तुम्हारा इतना नाम चमकता है, अभी तो लड़की का चक्कर छोड़ो शत्रुघ्न नहीं आंटी, शत्रुघ्न, अरे शत्रुघ्न अब तो सुधर जा बेटा, शत्रुघ्न। हमने कहा आंटी शत्रुघ्न नहीं हूँ, शत्रुघ्न हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा। कहता अरे बेटा हमने शत्रुघ्न बोला तो मेरे को झेल नहीं सकता क्या? हमने कहा आंटी जब बेटी को झेल दिया तो आपको झेलने में क्या दिक्कत है? उसी तरह से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, जो या तो फार ईस्ट में हैं, चाहे यहाँ भी सेवन सिस्टर्स स्टेट में हैं, उस साइड में, वो लोग तो इतना एक्साइटमेंट वो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ ग्रेट एक्टर फ्रॉम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, हैज जस्ट अराइव्ड, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड, मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा। उसी तरह मैं पाकिस्तान कई बार गया, और पाकिस्तान में मेरी बहन रहती है, यानी जिसने हमें भाई माना हुआ, स्वर्गीय ज़ियाउल हक साहब की बेटी, वो राखी बांधती, तो मैं कई बार जाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसके जन्मदिन पर ज़रूर जाऊँ वहाँ पे, हर एक साल करीब। व्यक्तिगत रिश्ते हैं, प्यारे रिश्ते हैं। वहाँ पे गया एक फंक्शन में, और फंक्शन में बुला के उनकी एक्साइटमेंट की इंतहा, उन्होंने ख़वातीन हजरात, आज के शाम के सदर महफिल तशरीफ़ ला चुके, हम उनका खैर मकदम करते, इस्तकबाल करते, जनाब शत्रुमुर्ग सेना। हमने कहा मैं पाकिस्तान आया था शत्रुमुर्ग बनने के लिए, शत्रुमुर्ग सेना। आखिर थक हार के मैंने उस नाम को स्वीकार कर लिया, मैंने मान लिया। जो हमारे अपने महाराष्ट्र के दोस्तों ने, परिवार के लोगों ने, या हमारे कुछ मीडिया के फ्रेंड ने एक तरफ तो शॉटगन कहा और दूसरी तरफ कहा शत्रु, उसको शॉर्ट किया उन्होंने, शत्रु आई लव यू, शत्रु यू आर वेरी नाइस, शत्रु यू आर ग्रेट, शत्रु यू आर वेरी स्वीट। तो मैंने इस तसल्ली के साथ इस नाम को स्वीकार कर लिया कि धन्य है हमारा भारत देश, संतों का देश, गुरुओं का देश, महात्माओं का देश, हमारे वीरों का देश, ऐसा देश महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल का देश, जहां लोग शत्रु को भी प्यार करते हैं। और इसी तरह इसलिए सर मैंने कोई रंग नहीं बदला, बल्कि मैं तो पानी की तरह हर रंग में अपने आप को ढाल गया। चलिए मान लेते हैं कि आपने लोगों की सुविधा के लिए अपना नाम बदला, लेकिन किसी ने आपको ये सजेस्ट नहीं किया कि ये कटा हुआ फटा हुआ चेहरा भी बदल लें? हाँ किया था। मैं इस वक्त जो कहूँगा सच कहूँगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच ये है कि मैं एक बार मेकअप कराने मेकअप रूम में गया, तो हमारे बड़े भाई समान मित्र मनोज कुमार जी आ गए वहाँ पे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, शक्ल बदलवा लो। और शक्ल के लिए शुरू में अगर आज आपको गोरा दिखता हूँ, हालांकि मैं जो चुनाव से आ रहा हूँ तो थोड़ा और काला और सांवला दिख रहा हूँगा, लेकिन अगर आज मैं गोरा हूँ तो कल मैं सांवला था, और कल मैं अगर
सांवला था लेकिन परसों में काला था। तो ऐसा हुआ कि मेरी इस शक्ल की वजह से मैंने अपना पैगाम जब भेजा अपनी वाइफ के पास, होने वाली वाइफ उस वक्त, जो अब मेरी वाइफ हैं, तो मेरी मदर इन लॉ के पास मेरे बड़े भाई जब मेरा पैगाम लेकर गए शादी का, उस समय उन्होंने कहा, मेरी मदर इन लॉ ने, कि अरे बाबा, कभी तो मैंने अपने भाई की शक्ल देखी है क्या? इतना कालिया गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है उसकी, मेरी बेटी इतनी गोरी चिट्टी दूध की धुली दिखती है, हमारी बेटी मिस इंडिया रही, तुम्हारा भाई तो पटना का गुंडा, वो किसी काम का नहीं, उसका इसका मैचिंग कैसे करेगा बाबा? अरे दोनों का खड़ा करके कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। मेरी शादी से इनकार कर दिया उस वक्त उन्होंने। ये बात और है कि बाद में उन्होंने क्यों हाँ कर दिया मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। और किया होता, इनकार ही किया होता तो खैर एनीवे, अब तो हो गया। ये प्रोग्राम मेरी पत्नी भी देखेंगे इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो शक्ल, लेकिन अब शायद यही शक्ल है जो आप लोगों को भा गया है, यही शक्ल आप लोगों को पसंद आ गया है। तो बाद में कभी हल्ला भी हुआ कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊं, चाहे इस दाग को या इस दाग को मिटाने की कोशिश करूं, तो हज़ारों खत आए कि नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है, यही आपकी पहचान है। और मैं अपनी पहचान को, अपनी शान को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, खोना नहीं चाहता हूँ, भूलना नहीं चाहता। लेकिन शत्रुजीत, चुनाव के मैदान में जो उम्मीदवार आपके सामने हैं, उनको हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी शक्ल भी बदल ली, अपनी बॉडी भी बदल ली और गाना भी शुरू कर दिया और पार्टी भी बदल ली। यानी कल तक मैंने सुना है कि वो हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के गीत गाते थे, उनकी इतनी तारीफ करते थे। मैंने सुना कि वो हमारे दोस्त और देश के इतने बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करने जाते थे। मैंने यहाँ तक सुना कि वो नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए। तो मैं इस घड़ी में यही कह सकता हूँ अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के बारे में और ख़ासकर उनके बारे में कि भगवान उनका भला करें, उन्हें मेरी शुभकामना है। अल्लाह ताला का फजल, वाहे गुरु का आशीर्वाद, प्रभु की ऐसी अनुकंपा उन पे भी बनी रहे। लेकिन जब चुनाव का कैंपेन होगा और चुनाव कैंपेन में वो लोगों को बताएंगे आपकी फिल्मों के नाम, एक फहरिस्त मेरे पास भी है। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्में, रातों का राजा, प्रेम पुजारी, शैतान, गैम्बलर, शरीफ बदमाश, जानी दुश्मन, खुदगर्ज। तो फिर उन्हें ये भी याद रखना होगा कि मैं विश्वनाथ भी हूँ, कालीचरण भी हूँ, मैं आदमी सड़क का भी हूँ, और जब आदमी सड़क का हूँ तो सामने वालों को रास्ते का पत्थर भी बना सकता हूँ। तो ये भी याद रखना होगा। ये बात सही है, लेकिन इस चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि आपने पहली बार अपनी पत्नी को भी पूरी तरह कैंपेन में लगा दिया है। तकलीफ तो तब होनी चाहिए थी जब मैं किसी और की पत्नी को लगाता। तो इस पूरे प्रचार का कुछ असर आप पर हुआ है? इतनी जगह क्रिस क्रॉस हो रहा है, सुबह कहीं और, दोपहर कहीं और, शाम कहीं और, आज इस जगह पे, उस प्रांत में, यहाँ इस लोकेशन पे, उस सिचुएशन पे, यानी लोकेशन बदल रहे हैं, सिचुएशन तो खैर सेम ही है। कई कई ऐसी बौखलाहट होती है, मुझ पे ऐसा असर पड़ा है। कभी कभी सवेरे आँख खुलती है और पत्नी अगर चाय लेके सामने आती हैं तो मेरे हाथ अचानक जुड़ जाते हैं, बहन जी मेरा ख्याल रखना। ऐसा भी होता है। आपकी अदालत में फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा पर आरोप है कि इन्होंने बीजेपी को फिल्मी पार्टी बना दिया। शत्रु जी, 20-22 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए थे, उससे आज की स्थिति देखें। भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करने वाले एक आप फिल्म स्टार हैं, इसके अलावा हेमा मालिनी हमको दिखाई देती हैं हर जगह धन्नों को याद करते हुए। विनोद खन्ना चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र कैंपेन कर रहे थे, दारा सिंह, स्मृति ईरानी। ऐसा लगता है कि जैसे यशराज प्रोडक्शंस है, इस पार्टी का नाम रख सकते हैं भारतीय जनता प्रोडक्शंस। अगर आप मुझे देखें, भारतीय जनता पार्टी में तब गया जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, करीब करीब 2 सीटों वाली पार्टी थी केंद्र में। तब से मैं सुख दुख का भागीदार रहा। और आपके जरिए मैं तमाम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जिनको भी राजनीति में आना है उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से आए। आप ये नहीं मानते कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो फिल्म स्टार्स का इस्तेमाल करती हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए?
हाँ, बहुत करती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये डेस्परेशन भी है आज अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में आज पॉलिटिशियंस के लिए, राजनेताओं के लिए बहुत कंटेम्प्ट हो गया है। उनकी विश्वसनीयता घट गई है आज राजनेताओं की। तो आपका भी इस्तेमाल किया बीजेपी ने? हो सकता है मेरा भी किया हो, लेकिन मैं तो आया ही था इस सोच समझकर, मैं तो सीखने आया था, मैं तो आया था वहाँ पे सब कुछ सोचकर, जोश में नहीं होश में आया था। और मैं आया था कि अपोजिशन में रहूँगा तो कुछ गलतियाँ करूँगा, गलतियाँ सुधारूँगा, कुछ सीखूँगा, संघर्ष करने की शक्ति का पता चलेगा। आज देख रहा हूँ कई कलाकार तो ऐसे हैं जो सुबह किसी और पार्टी में होते हैं, दोपहर किसी और पार्टी में, बौखलाहट में शाम को किसी और पार्टी में चले जाते हैं। कुछ कलाकार भाड़े के टट्टू की तरह निकाले जाते हैं, कुछ कलाकार चुनाव की घड़ी में कबूतर के दरबे से बाहर निकाले जाते हैं। अब उनका असर क्या पड़ेगा? फिल्म इंडस्ट्री में एक नॉर्म है कि फिल्म वाले आपस में नहीं लड़ेंगे, कम से कम जनता के सामने नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप जब भी लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरते हैं तो आपके सामने कोई फिल्मी सितारा होता है। पहले आप राजेश खन्ना से लड़े और इस बार एक टीवी के स्टार आपके सामने हैं। आज आपने खुद देखा, हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं। हम आज तक कभी सुनील दत्त के प्रचार के, सुनील दत्त के खिलाफ कभी नहीं गए। हम उनको बहुत मानते थे कि आदर्श व्यक्ति थे वो, भले कांग्रेस में थे, बहुत सारे मित्र हर पार्टी में। लेकिन आज अगर कोई आ गया है सामने, तो ये तो सामने वाले को सोचना चाहिए ना। और अगर नहीं सोचा है उन्होंने या सोच समझ कर आए हैं तो स्वागत है, धन्यवाद, तालियां। अपने बारे में तो आप बहुत कुछ कहते हैं, क्या अपने जो विरोध कर रहे हैं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ कहते हैं? आपने देखा होगा पटना साहिब एक ऐसा क्षेत्र है अभी जहाँ पे जिस तरह से बाकी जगह भाषा का प्रयोग हो रहा है, अभी तक गनीमत है, पटना साहिब में वैसा नहीं हो रहा है। एक हेल्दी राजनीति चल रही, आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़े। अब लेकिन जो लोग मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, उनके लिए तो मैं यही शेर अर्ज करूँगा कि जो पहुँच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र। जो पहुंच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र। दो कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। आपने जिक्र किया किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय दत्त तो आपकी इंडस्ट्री के हैं, आप बहुत प्रोटेक्ट करते रहे उन्हें हमेशा। उन्होंने मायावती जी के बारे में कहा कि जादू की छप्पी, और फिर कहा पप्पी। बताइए ना, मुझे किसी ने अभी तक झप्पी दी है इस चुनाव में, और पप्पी का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं दूसरों की झप्पी और पप्पी के बारे में क्या बोलूँ मैं? मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मैं कहाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं। आपकी अदालत में शत्रुघ्न सिन्हा पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी पार्टी को ब्लैकमेल किया। देखिए, जिस समय पटना साहब की टिकट के बारे में फैसला करने की बात थी, बहुत सारे उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के जिनका दावा था, लेकिन आपकी पार्टी तय कर पाती इससे पहले ही आपने ऐलान कर दिया कि मैं और सिर्फ मैं चुनाव लड़ूंगा इस इलाके से। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे पार्टी के शीर्ष, या यूं कहूं शीर्षस्थ नेता ने खुद मुझसे कहा था कि अब मेरी ज़रूरत लोकसभा में है। 2 बार सांसद रह चुका हूँ राज्यसभा में, तो इस बार आप लोकसभा में आएँ और आपकी उपयोगिता अब लोकसभा में होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अडवाणी जी का आदेश मेरे लिए अध्यादेश होता है। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। साथ ही साथ ये भी मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझसे कहा था, और बाद में जिसकी पुष्टि हमारे दोस्त और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी की, कि भारतवर्ष में बिहार से, आप दिल्ली से, कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली से भी लड़ो, कुछ लोग चाह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र लड़ो, आप भारतवर्ष में कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहें तो आपका पहला अधिकार होगा। मैं जनता की अदालत में पुनः इसको दोहरा रहा हूँ, मुझसे कहा गया था। लेकिन मैंने सोचा कि 2 बार मैं पटना से सांसद रहा हूँ और पटना में काम किया, पटना में पैदा हुआ, पटना में स्कूल गया, कॉलेज गया, फिर वहाँ से FTIA ग्रेजुएशन करने पुणे गया। जैसे आम लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं, वैसे पुणे मुंबई होकर। लेकिन नाता रिश्ता मेरा हमेशा बिहार से और पटना से जुड़ा रहा। मैं MP लैड फंड का भी सारा काम वहीं किया, सार्क कंट्रीज में दूसरा और इंडिया में पहला हीमोफीलिया अस्पताल का हमने निर्माण करवाया पटना में। कैंसर हॉस्पिटल से पटना महावीर कैंसर हॉस्पिटल हमेशा अपने आप को जोड़ कर रखा। ब्लड बैंक में बहुत इजाफा और शाइन पहुंचाई वहाँ पे कोशिश की करके। इस तरह मैं एंटी टोबैको कैंपेन और एंटी ड्रग कैंपेन,
एंटी कैंसर, कैंसर के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए मैं गांव-गांव में जहां जहां यथाशक्ति यथाभक्ति अपना योगदान देने की कोशिश करता रहा। तो मैंने सोचा कि जब मैं 2 बार यहाँ से कैबिनेट, 2 बार यहाँ से राज्यसभा सांसद रहा हूँ बिहार से ही, जब मैं यहीं पैदा हुआ, यही गृह भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, तो लॉजिकल कंक्लूजन का तकाजा होगा कि पटना साहब से ही चुनाव लड़ूं। और इसलिए मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि नहीं, मंशा जाहिर नहीं किया। आपने कहा कि अगर मुझे पटना साहब से टिकट नहीं मिला तो मैं संन्यास ले लूंगा, जोगी बन के जंगल में चला जाऊंगा। वो तो महज एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, मेरा फोर्टे है, सेंस ऑफ ह्यूमर में कहा था। वो इसका मतलब ये था, अगर इसको पॉजिटिवली देखें तो मैंने ये कहा कि अगर संन्यास लूंगा मतलब किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा, मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी में जाएं। ये ब्लैकमेल था। आपने अमर सिंह को और संजय दत्त को पटना बुलाया और पार्टी को इंप्रेशन दिया कि अगर तुमने टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी तैयार है। बहुत अच्छा आपने कहा, मैं उसका जवाब देता हूँ जो आपने कही कि हमें जोर लगाया, जोर दबाव लगाया। आप बताइए। जोर दबाव नहीं, प्रेशर, ब्लैकमेल। ओके, आप बताइए। पहली बात तो हमारी पार्टी, और आप जानते हैं हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी, और खासकर वो किसी ब्लैकमेल में, इसके दबाव में नहीं आ सकते। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भी जानते हैं, वो इस तरह की हरकत नहीं कभी बर्दाश्त करेंगे किसी की भी। लेकिन दूसरी बात, जहाँ तक मैंने ब्लैकमेल किया, अगर आप उसका ये पहलू जानना चाहते हैं, मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूँ। अभी आपने खुद कहा कि पहला आदमी जो भारत के फिल्म उद्योग से जो मैं पार्टी में आया, उस वक्त आया जब अपोजिशन में थी, रूलिंग पार्टी का इंतजार नहीं किया बनने का। उस वक्त से साथ चल रहा हूँ मैं। इतने 2 बार सांसद रहा, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी एक रिकॉर्ड बना। उसके बाद लगातार मेरा संघर्ष यात्रा लोगों ने देखा है। मेरी सीनियरिटी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मेरी जो पुकार है पीस, प्रोग्रेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड की, वो सबको देखते हुए आप खुद और प्लस कुछ हद तक मेरा इमेज, छवि, ये सबको देखते हुए आप खुद बताएं कि मुझसे बढ़िया उम्मीदवार आपको वहां कौन नजर आ रहा था या कौन हो सकता। ये तो आपकी पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं आपसे पार्टी ने तय कर दिया। पार्टी ने तय कर दिया। क्या आपने समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह को और संजय दत्त को पटना बुलाकर अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की थी? मैं अमर सिंह से मिल रहा, मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। संजय दत्त हमारे आदर्श रहे सुनील दत्त जी का बेटा है, मेरा लाडला है, मुझे बहुत पसंद है संजय दत्त। लेकिन इस पसंदगी को आप पार्टी पॉलिटिक्स से ना जोड़ें। मैं लेकर गया था सोशल फंक्शन में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं वो ज़रूर करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा काम है मानव मंदिर का निर्माण। मानव मंदिर का मतलब हेल्थ, शिक्षा, बेरोजगारी दूर करना, मानवता का निर्माण। और मैं इसी मानव मंदिर के निर्माण के तहत पटना में कैंसर हॉस्पिटल में एक नए वार्ड का उद्घाटन हुआ था। और उस नए वार्ड का उद्घाटन के लिए मुझे लगा कि संजय दत्त और ख़ासकर उसके पिताजी, जो कि कैंसर के लिए बहुत किया, नरगिस जी के लिए बहुत किया, बेटों के लिए बहुत किया, देश के लिए बहुत किया, हमने कहा उससे बढ़िया उपयुक्त कोई नहीं होगा। और अमर सिंह जी स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ के चेयरमैन हैं, तो मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ के चेयरमैन होने के नाते इन दोनों को आमंत्रित किया था। नॉन पॉलिटिकल फंक्शन मैं तो बात कर रहा हूं उस प्रेशर की जो आपने अपनी पार्टी पर बनाया, क्योंकि जब आप अमर सिंह को मिले, जब आप संजय दत्त को मिले, उसके बाद अमर सिंह ने कहा कि जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। तुम्हारे लिए अभी तक तो तड़पता हुआ नहीं छोड़ा है किसी ने, अभी तक तो दिल भी नहीं तोड़ा है मेरा, ना तड़पता हुआ छोड़ा है। लेकिन हाँ, अमर सिंह ने ये कहा और इस बात की बहुत चर्चा हुई, और मैं इसके लिए अमर सिंह की प्रशंसा भी करता हूँ, उन्हें प्यार भरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन इसका ये सब प्यारी दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में कहा। लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड भी है। बिहार के लोग कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपने कैंपेन नहीं किया था, आप रूठ के अमेरिका चले गए थे। नहीं, जिस मुद्दे पे हमने सो कॉल्ड प्रोटेस्ट किया था, उस मुद्दे को आशीर्वाद दिया आडवाणी जी ने भी, राजनाथ सिंह जी ने भी, और बड़े बड़े नेताओं ने। और उन्होंने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीति में अपराधीकरण और अपराधियों की राजनीतिकरण दोनों गलत है। और अब हम आइंदे इस बात का ख्याल रखेंगे, ज़रूर करेंगे कि अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाए। अपराधियों का समाज सेवा से अच्छा, अपराधियों का मैं समझता हूँ जो गहन अपराधी हैं, जो घने अपराधी हैं, उनका राज्यसभा से या लोकसभा से या पार्लियामेंट से क्या मतलब है उनका। तो यही बात मैं कह रहा था। लेकिन इस बात को कुछ लोगों ने प्रचार प्रसार ऐसा किया कि नीतीश कुमार जी और मैं उनका, बिल्कुल नहीं, मुझे नीतीश कुमार बहुत पसंद है,
क्योंकि नीतीश कुमार बहुत सिंसियरिटी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ नीतीश कुमार की नीति भी अच्छी है और नीयत भी अच्छी है। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नीतीश कुमार की मदद की जरूरत होगी? मैं नीतीश कुमार का ही उम्मीदवार हूँ, मैं एनडीए का भी उम्मीदवार हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं आपकी पार्टी के बिहार के जो आपसे नाराज हैं। अब देखिए, घर के अंदर दो चार लोग नाराज होते ही हैं, वो आपस की बात है तो सब ठीक हो जाता है, आपस में बर्तन भी ढंढनाते हैं, कुछ नहीं, लेकिन है सब घर के अंदर की बात है। आप पूरे देश में प्रचार करते हैं, कैंपेन करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन आप न राहुल गांधी पर हमला करते हैं न सोनिया गांधी पर हमला करते हैं। इसलिए आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि गैरों पे करम और अपनों पे सितम। मैं समझता हूँ कि ये बात कम से कम हमारे जज साहब को बहुत पसंद आएगी। मैं समझता हूँ कि मैं संस्कार में और बिहेवियर में मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना हो, मन भेद ना हो, मतभेद हो। आप उनसे कह सकते हैं कि ये गरीबी क्यों है, ये आतंकवाद चारों तरफ इतना क्यों है, लोग भयभीत क्यों हैं, लोग त्रस्त क्यों हैं, लोग ग्रस्त क्यों हैं, आज महंगाई की ऐसी मार क्यों है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। मुझे राह भरों से गिला नहीं, तेरी राह भरी का सवाल है। ताली कप्तान को मिलेगी तो चुनाव के वक्त लोकतांत्रिक तरीके से गाली भी कप्तान को ही मिलेगी, उसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये तो बातें हो ही सकती हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अपनी पार्टी का कैंपेन बहुत अच्छा करते हैं आप। ये सर्टिफिकेट दिया आपने, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। गनीमत है, कम से कम ये नहीं कहा मैं दूसरी पार्टी का कर रहा हूं। आपकी अदालत में शत्रुघ्न सिन्हा पर आरोप है कि ये सिर्फ नाम के बिहारी बाबू हैं। शत्रु जी, ये आरोप आपके विरोधियों ने लगाया और शेखर सुमन कहते हैं कि असली बिहारी बाबू तो मैं हूं क्योंकि मैं खांटी बिहारी हूं। तो कहिए फिर खूंटा गाड़ ले वो, फिर तो यही होगा। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आज पूरे देश में किसी कलाकार या शायद किसी नेता के बारे में पूछ लें, वो नहीं बताएगा कि वो कौन है और कहाँ का है। लेकिन आप मेरे बारे में पूछ लें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक या विदेशों में भी बहुत जगह आप पूछेंगे कौन है शत्रुघ्न सिन्हा, वो कह देंगे बिहारी बाबू है, बिहार का है, पटना का है। एक पहचान साथ लेके चल रहा हूँ, अपने परिवार का पहचान। इसलिए मैं, और बाकी जो दूसरे बनना चाहते हैं या क्लेम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन उनके बनने से नहीं होगा। मुंबई में जब राज ठाकरे के गुंडे बिहार के लोगों को मार रहे थे तो बिहारी बाबू कहाँ थे? बिहारी बाबू थे जहाँ रहना चाहिए था वहाँ था। मैं वहाँ संघर्ष कर रहा था, मैं लड़ रहा था। और मैं आज अगर आपके सामने इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कैमरे के ऊपर, तो सोच समझ के ही कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैंने, अगर अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि मैंने जाके आदरणीय बाला साहब ठाकरे से बातचीत की। देखिए, बाला साहब ठाकरे का आपने नाम लिया है। बाला साहब ठाकरे के बारे में आपने कहा कि वो तो भगवान है। मेरे पास उस इंटरव्यू की कॉपी है। आपने कहा, मैं 40 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे मेरे लिए भगवान की तरह हैं, मुझे जय महाराष्ट्र कहने में कोई शर्म नहीं आती। मैं आज भी जो भी कर्म भूमि, आज भी बहुत शान से कहता हूँ जय महाराष्ट्र, जैसे मैं शान से कहता हूँ जय बिहार, जय यूपी, जय पंजाब, जय आंध्रा, जय तमिलनाडु। ये तो हमें जहाँ जाते हैं आप उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको उद्गार पेश करने का एक तरीका है। अब रही बात कि आपने कही कि मैंने बाला साहब को, आदरणीय बाला साहब को मैंने भगवान कहा। मैंने आज तक किसी इंसान को भगवान नहीं कहा, इतना नादान तो नहीं हूँ मैं। मैंने आज तक किसी इंसान को भगवान कैसे कह सकता है कोई? हाँ, मैंने ज़रूर कहा कि वो पिता तुल्य है। पिता तुल्य तो मैं शाही बुखारी, शाही इमाम को भी कहूँगा पिता तुल्य है, और ज्योति बासु को भी कहूँगा पिता तुल्य है। जो भी 80, 82, 85 के ऊपर है, ये तो आपका संस्कार है कि आप उनको कहते हैं कि गार्डियन फिगर हैं, फादर फिगर हैं, ये तो आप इज्जत देते हो। अब मेरी मंशा क्या थी? मेरी मंशा थी कि शांति हो, सुरक्षा हो, सद्भावना हो। मैं इसलिए मिलने गया था, मैं प्रार्थना करने गया था, किसी तरह कुछ लोगों को समझाओ, रोको आप। चोट किसको पहुंच रही थी? टैक्सी वालों को, खोमचे वालों को, गरीब परिवार के लोगों को, मजदूरों को। कई लोग पलायन कर रहे थे, कई लोग आने को मजबूर हो गए। जिस समय बिहार के लोगों को
राज ठाकरे के गुंडे पीट रहे थे, उत्तर भारत के लोग को पीट रहे थे। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय आप अमेरिका में थे, एशियन होटल ओनर्स एसोसिएशन में भाषण दे रहे थे। वो पहले की बात है। मैं आ गया था, मैं मुंबई में था, मैं कई टीवी चैनल्स पे गया भी था और मैंने तो वहाँ के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, आदरणीय लता मंगेशकर जी को, आशा भोसले जी को, सचिन गावस्कर, ये सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ऐसे तमाम बड़ी बड़ी विभूतियों से मैंने अनुरोध किया था कि इस वक्त आप लोग सामने आइए, सामने आके उनको काउंसलिंग कीजिए। कुछ लोग, तमाम महाराष्ट्र के लोग नहीं, तमाम पुलिस के लोग नहीं, कुछ लोग जिस भावना से ऐसा कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए ताकि शांति हो। बाकी लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। किसी ने कहा हम आगे छठ पूजा करेंगे वहां पर, क्यों नहीं गए? क्या आप शिवसेना को इस बात के लिए कन्विंस कर पाए हैं कि उत्तर भारत के जो लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का आंदोलन ना हो, किसी तरह की कार्रवाई ना हो? हमें लगता है कि हमारा भी इसमें थोड़ा सा योगदान जरूर रहा है, इस शांति के मामले में, सद्भावना के मामले में। मैंने एक भारत के नागरिक की तरफ से, अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र के और बिहार के बेटे होने के नाते मैंने जाके बात की उनसे और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं चल रहा था, जब मैंने कहा जय महाराष्ट्र, उन्होंने कहा जय बिहार और हम गले लगे। हमने कहा यही तो हम चाह रहे हैं कि सब कोई मिलजुल कर रहें, सुख शांति से रहें, सद्भावना से रहें, प्रेम हो आपस में, दूरी ना बढ़े, ये झगड़ा ना हो। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हाथ उठाएं अपने। जी आप। सर मेरा कहना ये है, जैसे अब आप चुनाव में जीत जाएंगे तो आप बिजी हो जाएंगे चुनाव में, तो सर आपने अपने फैंस के लिए क्या सोचा है? क्या हम लोग आपको दोबारा फीचर फिल्म पे देख पाएंगे? हाउ स्वीट, वंडरफुल, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। इसका माने बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है। हाँ। नहीं, ठीक कहा आपने। और वो फर्स्ट लव तो है ही, फिल्मों की वजह से ही पहली पहचान मिली पूरे देश में या विदेश में। जो भी ख्याति मिली या पहचान मिली वो फिल्मों की वजह से मिली। राज्यसभा से लोकसभा की लड़ाई के बीच में मैंने बहुत ही आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़ी फिल्म आप लोग का एक ख्याल करते हुए हमने कर ली है। इसे मैच्योर रोमांटिक कॉमेडी, इसका नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है, मैच्योर रोमांटिक कॉमेडी। और हीरोइन जो है वो आपकी मनपसंद है, रेखा। और अब मैंने फैसला किया है, और ख़ासकर जब आप लोग इतना कहते हैं कि अब करना चाहिए, बोलना चाहिए खामोश, तो खामोश करता हुआ अब कभी कभी एक आध फिल्में कर दूंगा। आप भी अमिताभ बच्चन की तरह कम उम्र की लड़कियों के साथ इश्क लड़ाते नजर आए। वैसे एक बहुत अच्छी फिल्म, मेरा ख्याल है वैसी फिल्म शायद अमिताभ ने की है, वही फिल्म की बहुत अच्छी फिल्म का, बहुत अच्छी फिल्म का ऑफर आया था और मैं बहुत दुविधा में था अपनी इमेज की वजह से। और उसमें ऐसा ही कुछ था, निशब्द वाला मामला था यंग लड़की के साथ। लेकिन मैं, और बहुत जोर था मेरा, और हमारे बहुत दोस्तों ने, यहाँ तक मशहूर निर्माता निर्देशक प्रहलाद नीलानी ने बहुत जोर दिया कि वो फिल्म आप कर लें। मेरी जान निकल गई और अल्टीमेटली, लेकिन मेरी बेटी को पता चला, सोनाक्षी को, लव कुश मेरे जुड़वा बेटे हैं, मेरी बेटी है, बिटिया मेरी सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि ये आपने खबरदार, अगर इस स्क्रिप्ट को आपने वापस नहीं किया, आप करके दिखाओ फिर बताती हूँ मैं। तो ऐसी डांट पड़ी कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने जो फिल्म अभी कर रहा हूँ मैं, वो है मैच्योर्ड रोमांटिक कॉमेडी, हम तुम और बीच में वो रिश्ता भट्ट, और साथ में सहयोगी हमारे सतीश शाह, बहुत बढ़िया कलाकार। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया फिल्म स्टार से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर। हमने शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल पूछे उनके फिल्म करियर के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जनता उन्हें वोट क्यों दे। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज नवभारत टाइम्स के कार्यकारी संपादक मधुसूदन आनंद के फैसले का। शत्रुघ्न सिन्हा जी एक मंजे हुए अभिनेता हैं और आज उन्होंने ये भी साबित किया कि उनमें नेतृत्व क्षमता भी पर्याप्त है, और अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो और भी जनता के लिए काम कर सकते हैं। फिल्म में आपको एक खास भूमिका दी जाती है और दूसरों के लिखे संवाद बोलने पड़ते हैं। राजनीति में भी जब आप आते हैं तो डॉटेड लाइन्स होती हैं, उन्हीं पर आपको लिखना होता है, इधर उधर नहीं जाना होता। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा
कि उनका कोई भी बात पार्टी लाइन से ज़्यादा दूर ना जाए, लेकिन मैं निश्चय ही इस बात को मानूंगा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने एक शालीनता और एक विनम्रता, इसका एक कीर्तिमान कहना चाहिए, एक अच्छा जो व्यक्ति होता है वो उन्होंने अपने आप को रेखांकित किया है। अदालत में जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए उनका उन्होंने खुद बचाव किया और वहाँ उनकी भूमिका एक अच्छे वकील की सी भी मुझे लगी। मैं अदालत की ओर से उन्हें बाइज्जत बरी करता हूँ। बाइज्जत बरी होने के बाद भी कई बार लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो आप बयान कर सकते हैं। वैसे बाइज्जत बरी नहीं होने के बावजूद, फैसला होने के बावजूद, तीनों कोर्ट से फैसला होने के बावजूद भी कई बार लोगों को फांसी की सज़ा होने के बावजूद फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि बचने वाले की आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं ही कहूँगा, कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। सिर्फ जाति आधार नहीं होनी चाहिए। देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, विकास, प्रगति, तरक्की बहुत आवश्यक है और देश में इस वक्त ज़रूरत है एक अच्छी मजबूत सरकार की, मजबूत सरकार और निर्णायक सरकार की। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अभी बहुत कुछ किया, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ करना और हम सबों को बहुत कुछ करना बाकी है। यही एक पैगाम है, संदेश है, आखिरी ख्वाहिश नहीं है सर। अगर आप कहें तो मैं इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि तू थक के न बैठ कि तेरी उड़ान बाकी है, तू थक के न बैठ कि तेरी उड़ान बाकी है, ज़मीन ख़त्म हुई अब आसमान बाकी है। देश में चुनाव का माहौल है। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। उनकी बात में कितना दम है, उनकी बातों पर कितना यकीन करते हैं, इसका फैसला आपको करना है। हमारी आपसे अपील इतनी है कि मतदान के दिन वोट डालने ज़रूर जाएं, अपने अधिकार का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी ताकत का काम करेगी। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ, एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।